हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सारथी में। दोस्तों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय का हमारा जो पहला अध्याय है, जिसका नाम है इतिहास के स्रोत एवं तिथि निर्धारण पद्धतियाँ, इसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए आज के इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम यह जान लेते हैं इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। इतिहास का जो उद्भव है वो आदिकाल में ही हो चुका था और सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व में मनुष्य के कार्य एवं विचारों का क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास जो था हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने किया। इसी के कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। 1 नंबर में यह क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम जानते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है इतिहास, इसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आपको इतिहास का अर्थ ही नहीं पता, तो क्या फ़ायदा आप लोगों का इतिहास पढ़ने का। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास जो है, इतिहास इंग्लिश में इसे हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। इसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? हिस्ट्री नाम से जानते हैं। और जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सत्यान्वेषण, अर्थात वास्तविक रूप में क्या घटित हुआ था, उन घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखन। ये है इतिहास का अर्थ। अब हम जानते हैं कि इतिहास के बारे में एक महापुरुष ने इतिहास के बारे में अपना जो कथन दिया है, वही इतिहास की परिभाषा बन गई। उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि पूछ सकता है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? यह हेनरी जॉनसन ने कहा। अब हम जानते हैं कि इतिहास की प्रकृति कैसी है, कि अभी तक जो इतिहास है किस रूप में मिला है, इसके बारे में जानते हैं और किस रूप में इतिहास चलता हुआ आ रहा है। इतिहास जो था प्रारंभिक अवस्था में इतिहास का एक कथा के रूप में मिला। प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें जो इतिहास था वो एक कथा के रूप में मिला। क्योंकि पुराने समय में आज के समान लेखन सामग्री इतनी उपलब्ध नहीं थी, जैसे कागज इतने सारे उपलब्ध नहीं थे। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो थी मौखिक रूप से पहुंचती थी। जैसे दादा ने अपने पोते को सुनाई और पोते ने अपने पोते को सुनाई। इस प्रकार जो थी इतिहास एक कथा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से जाता रहा। और इतिहास का ज्ञान गद्य पद्य में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से प्राप्त होता था। राजाओं के दरबार में भाट और चारण रहा करते थे। उस टाइम जो थे बहुत सारे ग्रंथ तो लिखे गए, लेकिन वह जिन आश्रयदाताओं राजाओं के पास में जो बड़े बड़े जो कवि थे, जो लेखक थे, रहते थे, तो वो उन्हीं के बारे में लिखते थे, अन्य चीज़ों के बारे में नहीं लिखते थे। जो भाट और चारण थे, इनके जो राजा थे, उनके राज्यसभा में जो भाट और चारण थे, ये तो इनकी तो प्रशंसा करते थे, साथ में जनता का मनोरंजन करना था। इनका काम जनता का मनोरंजन करना था। प्राचीन काल में इतिहास का यही रूप प्रचलित था। अब हम जानते हैं, प्यारे दोस्तों, जब वैज्ञानिक युग आया तब मनुष्य में जो थी नवीन चेतना और जिज्ञासा और तार्किक शक्ति का विकास हुआ। उनके अनुसार
वो जो भी चीज़ें उनके वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी उतरती थी वही सत्य थी। अब हम जानते हैं इतिहास के क्षेत्र के बारे में कि इतिहास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। इतिहास के क्षेत्र के बारे में जानते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास का क्षेत्र क्या है। इतिहास का क्षेत्र अति विसंगत है, जो आदिकाल से आधुनिक काल तक तथा देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप में सतत परिवर्तनशील रहा है। जो इतिहास का जो क्षेत्र है वो सतत परिवर्तनशील रहा है। जब प्राचीन इतिहास अलग है, मध्य इतिहास अलग है, उनका रहन सहन अलग है, और आधुनिक इतिहास में रहन सहन अलग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। अब प्राचीन इतिहास को प्रारंभिक इतिहास भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतिहास की प्राचीन घटनाओं का विवरण मिलता है। प्राचीन इतिहास को जो है प्राचीन घटनाओं का विवरण मिलने के कारण इसे प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि आधुनिक इतिहास किसे कहते हैं। आधुनिक इतिहास किसे कहते हैं? आधुनिक इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अंतर्गत आधुनिक काल की ऐतिहासिक घटनाओं, तथ्यों एवं विवरणों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार आधुनिक इतिहास के तथ्यों एवं विवरणों का उल्लेख मिलता है। जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास, इसके अंतर्गत 5वीं और 15वीं सदी तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। जो मध्यकालीन इतिहास है इसके अंतर्गत 5वीं और 15वीं सदी तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। अब हम इसमें आप लोगों को नाम से ही लग रहा है कि मध्यकालीन इतिहास सामान्यतः वह इतिहास का भाग है जो प्राचीन और जो आधुनिक इतिहास के मध्य का जो भाग है उसे ही हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत किसी समाज या देश की शिक्षा, साहित्य हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत हो गई, परंपराओं का विवरण मिलता है। विश्व के इतिहास में सर्वप्रथम इतिहास लिखने का जो है विश्व के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? सर वाल्टर रेले को जाता है। किसको जाता है? सर वाल्टर रेले को जाता है। इतिहास का महत्व, इतिहास का क्या महत्व, इसके बारे में जान लेते हैं। इतिहास का क्या महत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन में सहायक। अब जीवन में कैसे सहायक है? इतिहास के बारे में हम अतीत की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं और भविष्य को हम अपना और भी उज्जवल बनाने के लिए वो गलतियां नहीं करते हैं जो इतिहास में पहले की जा चुकी हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता, जैसे कि इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे तो अध्ययन जब कार्य करेंगे तो हम किसी को पढ़ाएंगे तो हमारा जो व्यवहारिक जीवन है वो भी अच्छे से सुगमता पूर्वक चलेगा। ज्ञान में वृद्धि होती है, जैसे कि इतिहास को पढ़ने से पुराने जो लोग थे उनके कल्चर के बारे में पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे, तो इससे जो ज्ञान में वृद्धि होती है और जो व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्योंकि इतिहास को जो हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जो पूर्वज थे जब उन्होंने एकता में जब बंधे तभी यहाँ से देश से अंग्रेजों को दूर भगाया। अगर वो एकता में नहीं बंधते तो हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे, तभी यहाँ से अंग्रेज लोग भाग गए। तो इससे हम लोगों में जो है व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है कि एकता में ही ताकत है और देश प्रेम की भावना का जागृत होता है। जब हम पढ़ते हैं कि शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, तो हमारे जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो वीर रस का जो भाव उत्पन्न होता है उनकी जो देश प्रेम जो इतिहास के बारे में पढ़कर। तो ये जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे शिवाजी
के जो युद्ध हैं, महाराणा प्रताप के युद्ध हैं, इनके बारे में पढ़ते तो देश से एक प्रेम जागता है, देश की मिट्टी के बारे में पता चलता है कि इस देश के लिए कितने लोग अपनी प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। और इस देश के बारे में हम लोग गद्दारी तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और इस देश के लिए तो अपनी हम जान दे देंगे, जैसा कि अमित शाह ने कहा था आर्टिकल 370। और वर्तमान को समझने में सहायक बिना अतीत को समझने हम वर्तमान को नहीं समझ सकते। जो इतिहास है वर्तमान को समझने में सहायक है, क्योंकि बिना हम इतिहास को समझे अतीत को समझे वर्तमान को नहीं समझ सकते। भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं कि इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। जो भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहासकारों ने अथक प्रयासों एवं परिश्रम के साथ अन्वेषण कर प्राचीन भारत के इतिहास को खोज निकाला। इतिहासकारों ने जिन माध्यमों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वो निम्न है। भारतीय इतिहास के स्रोतों को जानने के लिए इतिहासकारों ने अन्वेषण किया है। उसमें जो पहला अन्वेषण है अनैतिहासिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ जो थे उनके बारे में, उनको पढ़कर उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। जो विदेशी यात्री थे उनके लेखों का जो विवरण मिल रहा है उनके माध्यम से इतिहास को जानने का प्रयास किया है। और पुरातत्व संबंधी सामग्री के बारे में इतिहास को जानने का प्रयास किया है, इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अनैतिहासिक ग्रंथ। अनैतिहासिक ग्रंथ में आएंगे वेद, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब सारे ग्रंथ इसमें आएंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सभी इतिहास के स्रोत हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अनैतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं जिससे हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान होती है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी क्लास के अगले भाग में। वहाँ हम जानेंगे कि अनैतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंडों को भी ये क्लास भेजिए। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में फालतू की बकवास नहीं करता। जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो चीज़ें मैं बताता हूँ, क्योंकि कम समय में 15-16 मिनट का मेरा जो वीडियो होता है इसमें आप पढ़ेंगे। अगर 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखेंगे तो उन लोगों को जो यूट्यूब जो चैनल बना के रखे हैं वो लोग से अपनी वॉच टाइम को ही देखते हैं कि उनका वॉच टाइम ज़्यादा हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। मेरा मानना है कि बच्चा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपना अध्ययन कर सके। यही वीडियो अगर आप 3 बार देख लेंगे तो आप लोगों को नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं। बस एक कोने में बैठ जाइए और ईयरफोन लगा लीजिए और क्लास को सुन लीजिए। बस क्लास में ही आप लोगों का ये पूरा जो चैप्टर है आप लोगों के कंठस्थ हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 2 से 3 बार एक क्लास को ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद साथी से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ तो सबसे पहले मैं वहाँ लिंक डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।